नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला में मैं वरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अगर मैं कहूं तो आपका सपना भी है। आप बीपीएससी क्लियर करके, आप यूपीपीएससी क्लियर करके एसडीएम बनना चाहते हैं। आज यहां पर बात करेंगे एसडीएम की। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला आपका सबसे पहला सपना है, जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, उसका सपना क्या है? एसडीएम बनने का। तो आज उसी एसडीएम के बारे में बात करेंगे कि उस एसडीएम का कार्य क्या होता है, उनको क्या सैलरी मिलती है, उनकी सुख सुविधाएं क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, एसडीएम बनने के क्रम में तो हम आपके पूरे साथ हैं, और जब आप बन जाते हैं तो आज जो मैं आपको कार्य बता रहा हूं, जो सुख सुविधाएं बता रहा हूं, जो सैलरी बता रहा हूं, ये आप काफी करीब से महसूस करेंगे। और उस समय आप व्यवहारिक, मैं तो ये आपको बता रहा हूं जो फिर कागजी काम होते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यवहारिक चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो आज यहां पर ढेर सारी इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, इसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो यहां पर किसी भी जिले का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं, उसमें एसडीएम एक महत्वपूर्ण पद है। और इस कारण से जरूरी है कि जो सपना आप देखते हैं, उस सपना के वेतन, भत्ते, जिम्मेदारियां, करियर विकास, करियर ग्रोथ क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूं। सबसे पहले एसडीएम यानी मैंने आपको जैसा बता ही दिया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसको सब डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है, सब कलेक्टर भी कहा जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, और सब डिविजनल जज भी कहा जाता है। यहां पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब डिवीजन है क्या। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब यहां पर धारा जो 23 है सीआरपीसी की, उसके अनुसार क्या है? उसके अनुसार यह कहा गया, इस धारा के अनुसार, कि जो एसडीएम होता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होता है, यानी जिला न्यायाधीश का अधीनस्थ होता है। उसके अधीन रहकर ही यह कार्य करता है। जिला न्यायाधीश का अधीनस्थ यानी सब ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा इस बात को लेकर करते हैं कि भाई ये सब डिवीजन होता क्या है। तो देखिए, एक संरचना आपको मैं दिखाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे क्या होता है? सब डिवीजन। यानी कई सारे सब डिवीजन को जब आप मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक जिला। ठीक है, तो कई सारे सब डिवीजन को मिलाकर के एक बनता है जिला। इसी सब डिवीजन को हिंदी में कहते हैं उपखंड। तो कई सारे उपखंडों को मिलाकर के बनता है एक जिला, कई सारे जिलों को मिलाकर के बनता है एक राज्य, और कई राज्यों को मिलाकर के बनता है एक देश। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां का कंट्रोल कौन देखता है? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसीलिए कहा गया कि वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है, यानी सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात आपसे करते हैं कि राज्य जो प्रशासनिक सेवा है, यानी स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जैसे बीपीएससी वगैरह, उसमें एसडीएम का पद वरीयता में सबसे ऊपर होता है, प्रेफरेंस में सबसे यह ऊपर में रहता है। और इसमें वही उम्मीदवार भाग ले सकता है जिसने स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की हो, और साथ ही साथ जिसका रैंक जो हो वो सबसे टॉप में हो। वही उम्मीदवार जो है वह एसडीएम बन भी पाता है, क्योंकि सबसे ऊपर है वरीयता क्रम में। ठीक है, अगर हम देखें तो किन किन तरीकों से आप एसडीएम बन सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहला तरीका है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्लियर करके। तो पहला तरीका, यूपीएससी सिविल सर्विसेज को आप क्लियर करेंगे, आपको टॉप रैंक आएगा, आप आईएएस आपको मिलेगा, और 2 साल प्रोबेशन में रहने के बाद आप एक यंग आईएएस ऑफिसर बनेंगे, और आप एसडीएम की तरह से कार्य करेंगे, एज एन एसडीएम रहेंगे फिर आप। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 1-2 साल के लिए आप जो हो वो एसडीएम रहेंगे। यहां पर देखिए वही लिखा हुआ है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को शीर्ष रैंक के साथ उत्तीर्ण करना, आईएएस प्राप्त करना, 2 साल की परिवीक्षा के बाद, यानी 2 साल आप समझ लीजिए प्रोबेशन पीरियड को ही कहा जा रहा है, जो 2 साल आपका चलता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद भर्ती हुए युवा आईएएस अधिकारी अगले 4-5 वर्षों में डीएम बनने से पहले शुरुआती 1-2 वर्षों के लिए एसडीएम के रूप में काम करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको
2 साल का प्रोबेशन जैसे ही आपका खत्म होता है तो स्टार्टिंग में आप 1-2 साल के लिए एसडीएम के तौर पर काम करेंगे। अगर आपने यूपीएससी क्लियर करके क्या प्राप्त किया है, आईएएस प्राप्त किया है, टॉप रैंक आप हासिल किए हैं, और डीएम बनने से पहले आप एसडीएम बनेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको पता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आपने अगर बीपीएससी को क्लियर किया तो बीपीएससी को क्लियर करने के बाद आप एसडीएम के तौर पर डायरेक्ट अपॉइंट हो जाएंगे ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है एज ए प्रमोशन प्रमोट होकर। जैसे आप स्टेट पीएससी क्लियर किए और आपने ज्वाइन किया नायब तहसीलदार के तौर पर, और नायब तहसीलदार के तौर पर ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे आप प्रमोट होकर एसडीएम बन जाएंगे 15 से 20 सालों के बाद। यानी एक लंबा सफर इसमें तय करना पड़ेगा। तो क्यों ना भाई स्टेट पीएससी अगर दे रहे हैं तो अच्छा रैंक लाकर सीधा ट्रेनिंग खत्म करें और एसडीएम बन जाए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कम अच्छा रैंक लाते हैं या बुरा रैंक लाते हैं तो अगर मान लो आपको नायब तहसीलदार मिला तो फिर आप 15-20 साल के बाद जाकर बनेंगे क्या, एसडीएम। तो क्यों ना एसडीएम वाला ही रैंक लाया जाए। ठीक है, तो राज्य पीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण करना, नायब तहसीलदार के रूप में शामिल होना, और फिर अगले 15-20 वर्षों में एसडीएम के पद में जो है वो आप प्रमोट होंगे बाद में। अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं जो एसडीएम के पास होती है, तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होती है, उसका भू राजस्व संग्रहण से रिलेटेड होती है, नहर राजस्व से रिलेटेड होती है, कनाल रेवेन्यू से रिलेटेड होती है। साथ ही साथ यह कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी के लिए भी जिम्मेदार है, और आपदा प्रबंधन के समय जब भी कोई डिजास्टर आ जाए तो उस समय एसडीएम का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो 3-4 जगहों पर आप देख रहे हैं, एक तो लैंड रेवेन्यू के समय, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के समय, और डिजास्टर मैनेजमेंट के समय आप एसडीएम का रोल काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं। अगला जो है ये देखिए, एक एसडीएम राजस्व संबंधी सभी मुद्दों को संभालता है। मैंने आपको बताया कि राजस्व से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको संभालने का प्रयास करता है, वो इसको कलेक्ट भी करता है। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, या फिर आप कह सकते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, नॉट लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको ये सॉल्व करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ उसको ये एकत्र भी करता है, कैलकुलेट भी करता है, और फिर आगे जानकारी इसकी आगे रिपोर्ट पहुंचाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और भी कार्य जो है वो करता है, सीमांकन व अतिक्रमण संबंधी मामलों का निराकरण एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। मान लो कोई लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट आ गया, अब वहां पर सीमांकन करना है। मान लो दो लोगों का लैंड है, उसमें सीमांकन करना है, मतलब बीच में सीमा बनाना है, तो डिमार्केट करना है, तो उस समय भी एसडीएम का रोल आप देखेंगे। अगर कोई अतिक्रमण हो गया, मान लो किसी के दूसरे की जमीन पे कोई दूसरा आदमी घुस गया, उस समय भी एसडीएम का रोल महत्वपूर्ण है। तो कुछ कुछ रोल जो है वो तो काफी इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। जैसे आपने देखा कि लैंड रेवेन्यू, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू रिलेटेड जो भी मैटर्स होता है उन मैटर्स को यही संभालने का प्रयास करता है, वो इसे कलेक्ट भी करता है, उसकी गणना भी करता है। तो ढेर सारे कार्यों को जो है वह एसडीएम करता है। ठीक है, इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1973 और कुछ अन्य कानूनों के माध्यम से हम समझेंगे कि एसडीएम के पास, आप देख ही रहे नाम में ही है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी एसडीएम के पास मजिस्ट्रेट की पावर भी होती है, यानी उसके पास न्यायिक शक्ति भी होती है, और वह कुछ केसेस को ले सकता है और उसके लिए जांच या फिर क्वेरी, इंटरोगेशन, जो भी उसको करना है, पूछताछ आदि कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई लैंड रिलेटेड मैटर है, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है, तो उस मामलों में उसके पास न्यायिक शक्ति भी होती है। मतलब न्यायिक शक्ति मतलब क्या देना, फैसला देने की शक्ति भी होती है लैंड रिलेटेड मैटर्स में, और उसी कुछ मामलों का, उस प्रकार के ही कुछ मामलों का वो प्रभार ले सकता है और उनसे पूछताछ वगैरह कर सकता है, क्वेरी कर सकता है, इंटरोगेशन कर सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल कैलामिटीज है, जो आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा है, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर खुद से प्रकृति के द्वारा कोई अगर आपदा आ गई, तो इन दोनों में एसडीएम की भूमिका या फिर एसडीएम के पास काफी जिम्मेदारी होती है और उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो क्या है, एसडीएम के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है
उसमें भी इनका आपको रोल देखने को मिलेगा। राजस्व वाला काम तो है ही इनके पास। मैरिज रजिस्ट्रेशन, जब आप बीपीएससी क्लियर करेंगे तो शादी वगैरह जो करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम भी एसडीएम के पास ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चुनाव में भी इनका रोल जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, उस समय भी इनके पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम भी जो है वो यही करते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको अगर आपको रिन्यू कराना है या फिर उसको जारी करना है, इशू करना है, तो इन्हीं के पास उनका पावर है। आर्म लाइसेंस का ही पावर इन्हीं के पास है। और ओबीसी एससी एसटी जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे ओबीसी एससी एसटी और डोमिसाइल जैसे प्रमाण पत्र भी इनके द्वारा ही जारी किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई ओबीसी है तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट, या फिर डोमिसाइल, तो इसका प्रमाणन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मतलब यही उस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। ठीक है, यहां पर 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आईएएस अधिकारी का वेतन बढ़ गया है। वेतन पर बात कर रहे हैं, वेतन जो है बढ़ गया है। एक एसडीएम को हाथ में लगभग ₹55,000 मिलते हैं, ये तो बदलता है, लेकिन लगभग 55,000 मिलते हैं, लगभग इसीलिए लिखा हुआ है। और वेतनमान कुछ इस प्रकार का है, 15,600 से लेकर 39,100, और ग्रेड पे जो है वो 5400 है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सिटीज में आपको किस प्रकार से दिखेगा। पहले हम यहां पर 6th पे कमीशन में जो सैलरी है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, 6ठे वेतन आयोग के बाद एसडीएम का वेतन निर्धारित स्थान के आधार पर वेतन राशि में कुछ अंतर है। यहां हम शहरों के आधार पर वेतन की राशि को जोड़ते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे क्लास ए सिटी है उसमें अलग सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्लास बी सिटी है उसमें अलग सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्लास सी सिटी है तो उसमें अलग सैलरी स्ट्रक्चर होगा। जैसे क्लास ए में मान लो बड़े बड़े शहर आएंगे तो उन शहरों में क्या है, खर्च भी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर सैलरी आपको ज्यादा मिलेगा। क्लास बी में मीडियोकर टाइप के आएंगे तो उसमें थोड़ा सा उनसे कम मिलेगा क्लास ए से, और क्लास सी से ज्यादा मिलेगा, और क्लास सी में आपको सबसे कम सैलरी मिलेगा। तो क्लास ए में देखें अगर सैलरी तो 50,367 है, 637 है, 50,637। क्लास बी में देखें तो 48,537 है, और क्लास सी में देखें तो 46,437 है। तो देखिए, सैलरी जो है, इस पद में सैलरी की महत्व तो है ही, क्योंकि आपका जीवन यापन यही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो आप जनता के लिए काम करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि हम सीधा जनता के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। तो ये एक ऐसा पद है जहां से आप इनके इस प्रकार के कार्य की शुरुआत सीधे तरीके से कर पाएंगे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को समझा के मुद्दों को सॉल्व करना, मान लो कोई आपदा आ गई उस समय आपका रोल महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। फिर साथ ही साथ कोई रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है, उस समय भी आपका रोल महत्वपूर्ण रहेगा। तो ठीक है, सैलरी तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलती ही है, साथ ही साथ ढेर सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, फैसिलिटीज भी ढेर सारी मिलती है, और साथ ही साथ आपके पास जनता के साथ सीधे काम करने का जो अनुभव होता है वो भी काफी अच्छा होता है। बहुत लोग इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो काम करना नहीं मिल पाता अगर वो उस डीएम वगैरह नहीं बन पाते हैं। तो ठीक है, आपके पास अन्य भी जरिया है, जैसे मान लो कि एज ए टीचर मैं भी आपका हेल्प कर रहा हूं, या फिर बहुत सारे एनजीओ भी इस काम को करते हैं, लेकिन आप यहां पर सीधे जनता के साथ उनकी समस्याओं को सुनकर उनको सॉल्व करने का प्रयास इस तरह के पद में कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपको अनुभव इसमें मिलेगा। 7th पे के बाद जो एसडीएम की सैलरी है मैं आपको बताया 56,100 से 1,32,000 है। पे लेवल जो है वो 10 है। इसी प्रकार 5 साल की सर्विस अगर आपने प्रोडक्टिव सर्विस दी तो ये बढ़ेगा, 67,700 से 1,60,000 हो जाएगा, पे लेवल 11 हो जाएगा। 12 साल के बाद ये और बढ़ जाएगा, 78,800 से 1,91,500 हो जाएगा। और उसके बाद 16 साल या उसके बाद अगर देखा जाए तो 1,18,500 से 2,14,100 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो आपको पे लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 13 के बाद 14, 15, 16 इस प्रकार से भी ये बढ़ता चला जाता है। तो धीरे धीरे ये जो आपका पे लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ये यहां पर बताने का मकसद है। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो है हेल्थ सर्विसेज में, एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, एनपीएस में, ये सब भी फायदा आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद गुड अमाउंट ऑफ सैलरी तो मिलता ही है, बहुत अच्छी सैलरी तो इसमें आपको मिलती ही है। साथ ही साथ अलाउंसेस भी आपको इसमें काफी अच्छा मिलता है, यही मैं आपको बता रहा था। सैलरी तो एक हैंडसम सैलरी है, 50,000 54,000 के करीब सैलरी मिलती है आपको, सैलरी भी काफी अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ जो यहां पर आपको
सुविधाएं मिलती हैं वो काफी अच्छी है। जैसे सरकारी वाहन, एक ड्राइवर मिलेगा आपको, एक पियून मिलेगा आपको, एक पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा, एक घरेलू नौकर मिलेगा, मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट मिलेगा आपको। जो क्वार्टर होगा, सरकारी क्वार्टर होगा, काफी सुंदर सा आपको क्वार्टर भी मिलेगा। इसके बाद आपको महंगाई भत्ता भी मिलती है, डियरनेस अलाउंस। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये ढेर सारी जो चीजें हैं वो यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ढेर सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो आपको यहां पर मिलती है। तो विथ गुड हैंडसम सैलरी यहां पर आपको फैसिलिटी भी काफी अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं, यहां पर जो फैसिलिटीज है उसमें कुछ कुछ फैसिलिटीज का फोटो है जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। और जब ये लगता है तब तो फिर मजा ही कुछ और है। ठीक है, कितने लोग यहां पर हैं जो सच में एसडीएम बनना चाहते हैं और उसके लिए ट्राई कर रहे हैं? बिल्कुल कमेंट करके यहां पर बताएंगे, क्योंकि एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा करियर और एक अच्छी फैसिलिटी, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों के साथ काम करना, लोगों के लिए काम करना, जो बहुत ही जरूरी है। और यह पद है जो आपको सब कुछ देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम करियर विकास, जो करियर ग्रोथ की बात करें तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट, फिर जिला मजिस्ट्रेट और फिर डिविजनल कमिश्नर। तो इस प्रकार जो है आप आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आप एसडीएम रहेंगे, फिर एडीएम बनेंगे, फिर डीएम बनेंगे, फिर उसके बाद डीसी बनेंगे लेवल 14, फिर डिविजनल कमिश्नर बनेंगे लेवल 15, और आपकी सैलरी भी उस प्रकार से ऑब्वियसली जैसे जैसे आप टाइम गुजारेंगे आपकी सैलरी भी जो है उसी प्रकार से बढ़ेगी। तो आज जरूर बताएंगे आप लोग कि कितने लोग हैं ऐसे जो सच में एसडीएम बनना चाहते हैं, और कमेंट करके लिखेंगे कि यहां मैं भी एसडीएम बनना चाहता हूं और मैं भी लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। थैंक यू वेरी मच।